बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा की। बलौदा बाजार में हिंसा से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई है। हिंसा में शामिल कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कल प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा हुई थी। कलेक्ट्रेट में आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की और हिंसा में टूटी हुई गाड़ियां आपके सामने। और ये देखिए, ये तस्वीर आ चुकी है बिग बॉल पर। इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि बलौदा बाजार हिंसा के दौरान चेहरे ढके कुछ उपद्रवी कैसे कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये वो कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी हुई सरकारी गाड़ियां हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई। और इस तरफ रवि, आपकी तरफ मुझे वो गाड़ियां नजर आ रही हैं जिसमें आग लगा दी गई। बिल्कुल, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां हैं जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं। चाहे वो मोटरसाइकिल्स हो, फोर व्हीलर्स हो, तमाम गाड़ियों को यहां आग लगा दी गई। उपद्रवी यहां पर लंबे समय तक, काफी देर तक ये उपद्रव, ये तांडव, ये अग्निकांड करते रहे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने 10 जून की है। 10 जून की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से अब देखिए मकानों में भी आग लगी है। विपिन, आपकी तरफ बिल्कुल रवि, और देखिए ये पूरे के पूरे खड़े मकान में आग लगा दी गई और धू कर ये मकान नीचे से लेकर ऊपर तक जलता रहा। और इस तरफ कलेक्ट्रेट परिसर के मकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगाई गई, जो ट्रक वहां खड़े थे उसमें आग लगा दी गई। मतलब कानून का कोई डर नहीं था और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बलौदा बाजार हिंसा की 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे प्रदर्शनकारियों ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। एक समुदाय ने प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी भी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। उपद्रव काफी देर तक चलता रहा। जी देखिए, और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको अब विस्तार से बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, बलौदा बाजार हिंसा जो अपडेट है, 7 से 8 हजार प्रदर्शनकारी एक जगह इकट्ठा हुए कलेक्ट्रेट परिसर में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। कलेक्ट्रेट परिसर में उसी दौरान बात बिगड़ गई और आगजनी की शुरुआत कर दी गई। रवि, बिल्कुल, परिसर में खड़ी गाड़ियों को आग लगाई गई। गाड़ियां धू करके जल उठी। 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, साबोटाज किया गया उनको। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया ताकि ये तस्वीरें कैद ना हो सके। यानी कि बहुत सोच समझकर भी ये हिंसा की गई। एक तरफ हिंसा भी की गई और सीसीटीवी कैमरों को डैमेज किया गया। विपिन, ताकि तस्वीरें इस दौरान कई सरकारी कर्मचारी जो वहां पर अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई और उसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। 16 जून तक जिले में धारा 144 एहतियातन लगा दिया गया है। यानी 3 से ज्यादा लोग एक जगह एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब देखिए, बिल्कुल, और देखिए छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा की जांच शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव और डीजीपी से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का, आइए सुनते हैं। इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। सुना आपने उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को क्या आइडेंटिफाई किया गया है? मामले क्या दर्ज किए गए हैं इस पूरे केस में? देखिए रवि, अभी तक कुछ लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया गया है क्योंकि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि इस मामले का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो 15 मई से ही जो सतनामी समाज है उनके लोगों का प्रदर्शन चल रहा है जैतखाम, जहां पर पवित्र गुफाएं और वहां पर प्रशासन के द्वारा कोई तोड़फोड़ की गई थी। उसी को लेकर उनका पूरा गुस्सा पुलिस और प्रशासन पर था। लिहाजा उन्होंने किसी नेता के या मंत्री के घर का घेराव नहीं किया बल्कि कलेक्टर
कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर पुलिस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा। हालांकि रायपुर से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर ये बलौदा बाजार है और धीरे धीरे यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ता गया। जैसे ही बैरिकेडिंग टूटी रवि, उसके बाद तो भीड़ बेकाबू हो गई और उन्होंने सोचा अब यहाँ पर क्या किया जाए। एक चीज़ यहाँ पर जो गौर करने वाली है कि जितने लोग जो कैमरे में कैद हुए हैं, जो तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे कवर नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या इस भीड़ में असामाजिक तत्व घुसे और उन्होंने इस तरह से बड़ी बिल्कुल शुभम, और ये तस्वीरें बताती हैं कि जैसे सब कुछ पहले से तय था। और सबसे बड़ी फेल्योर सरकार की ये रही कि सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आएगी और भीड़ इतनी उपद्रवी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शुभम इस जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात नीट नतीजों की। नीट नतीजों में गड़बड़ी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने दी है ग्रेस मार्क्स को चुनौती। 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिसको लेकर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एनटीए ने किसी भी अनियमितता से फिलहाल इनकार किया है। एनटीए के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है और पूरे देश में इस मसले को लेकर छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो सिर्फ ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई है, लेकिन अलग अलग छात्रों ने कई तरह की खामियों की शिकायत की है और हाल में हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा की मांग हो रही है। इसको टेस्ट कराने वाली एनटीए के खिलाफ छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कल जेएनयू के छात्र संगठन आईसाम ने प्रदर्शन किया। यूपी के औरैया और राजस्थान के जयपुर में भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसी से जुड़ी हुई अगली एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नीट नतीजों में कई अनियमितताओं का दावा किया गया है। लखनऊ की छात्रा का आरोप है कि इसकी ओएमआर शीट ही फाड़ दी गई। लखनऊ के छात्र गगन पटेल ने भी कम अंक मिलने का दावा किया गया है उनकी तरफ से, और इसीलिए लखनऊ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है। और आप समझिए कि नीट की परीक्षा और नतीजे सवालों में क्यों है। आरोप है कि ओएमआर शीट फाड़ी गई। रवि, बिल्कुल, देखिए क्या क्या आरोप हैं, शक क्यों हैं और मांग क्या है, इस पर नजर डालते हैं। ओएमआर शीट फाड़ी गई, एक साथ 67 टॉपर आए, ये एक शक जताया जा रहा है कि ऐसे नतीजे कैसे आ सकते हैं। मांग क्या है कि दोषियों पर एक्शन हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, और देखिए आरोप है कि रिजल्ट नहीं दिखाया गया। शक इसलिए गहरा रहा है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स टॉप कर रहे हैं, और मांग क्या है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच कराई जाए, क्योंकि पूरे की पूरी परीक्षा अब सवालों के घेरे में है। रवि, तीसरा आरोप यह है नंबर और रैंक में गड़बड़ी की गई। 718, 719 नंबर ऐसे आए हैं, इसलिए ये शक गहरा रहा है और परीक्षा दोबारा हो, ये मांग की जा रही। इन तमाम अनियमितताओं को देखते हुए यह भी मांग है कि इस पूरे एग्जाम को दोबारा कंडक्ट किया जाए। और इधर लखनऊ की आरुषि पटेल का आरोप है कि एनटीए से जो उसे ओएमआर शीट मिली वो फटी हुई थी। पहले उसे एनटीए की साइट पर अपना रिजल्ट दिख रहा था, मगर अब नहीं दिख रहा है। हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो एनटीए की साइट पर अपनी स्कोर कार्ड जनरेट करते समय आयुषी ने शेयर की थी। वो आप देख सकते हैं कि साइट से आयुषी का रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। I'm sorry, but my OMR is not generated, neither my result is generated. So, like this is the reply of mine to NTS tweet जो अभी उन्होंने की है, and this is my application number जो मैंने सेम वहाँ पे डाला, and like मेरा result is not opening if you can see. तो आपने देखा कि लखनऊ की आयुषी का रिजल्ट शो ही नहीं हो रहा है। साथ ही उसका दावा है कि ओएमआर शीट उसे जो मिली हुई है वो फटी हुई है या फाड़ी गई है, यह भी आरोप है। आयुषी ने करीब एनटीए को 20 ट्वीट्स किए। 20वें ट्वीट पर एनटीए ने आयुषी को जवाब में लिखा है कि आयुषी के वायरल वीडियो में जो दावा हो रहा है वो सरासर गलत है। कोई फटी हुई ओएमआर शीट नहीं भेजी गई है। फिलहाल एनटीए की तरफ से यह सफाई आई है। जिस रोल नंबर से हमने एग्ज़ाम दी थी ना, उसकी ओएमआर शीट ये है। ये बच्चे की साइन और सब सही है। फिर रैंकिंग आया, उसमें इसमें 667 मार्क्स है और रैंकिंग में 270 मार्क आया। और फिर हम यहाँ पे आए और वो बोल रहे ये आप जो लाए वो फेक है, एडिट करके लाए हो।
आपके ऊपर एफआईआर होगी, क्रिमिनल चार्ज होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। मुझे 625 मार्क्स है और 53,000 54,000 रैंक के लगभग अप्रॉक्स दिया है। और अब खबर जम्मू कश्मीर में सीमा पार से साजिश वाले एजेंडे को बेनकाब करने वाली, जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने 6 किलो वजन के 2 आईईडी बरामद किए, कि 47 राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। OGW से जुड़े 3 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। मारे जा चुके लश्कर कमांडर रियाज अहमद डार और रईस अहमद डार का नेटवर्क है OGW। और देखिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है ये, इस तरह की घटनाएं और इस तरह के आईडीज लगातार मिलना। OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के सहयोगी होते हैं। OGW आतंकी घटनाओं में मदद करते हैं, टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में, साथ ही साथ आतंकी संगठन से लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं। आतंकियों को हथियार और गोला बारूद मुहैया करवाने का भी इनका पूरा काम होता है। चलिए और बात करते हैं सिखों के अपमान की, पाकिस्तानी एजेंडे की। जी हां, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल के बयान पर विवाद, सिखों पर दिया था आपत्तिजनक बयान, न्यूज शो के दौरान दिया था सिखों पर बयान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार के बाद टिप्पणी। और देखिए, अकमल के बयान पर हरभजन सिंह, जो कि भारत के पूर्व गेंदबाज हैं, उन्होंने जवाब दिया है और यह कहा है कि अकमल को याद दिलाया सिखों का योगदान। हरभजन सिंह ने अकमल पाकिस्तानी क्रिकेटर को अब जवाब दिया है। और हरभजन ने अकमल को क्या जवाब दिया, जरा यह भी जान लीजिए। आखिर क्या कहा हरभजन सिंह ने जवाब में? तो कामरान अकमल, तुम पर लानत है, गंदा मुंह खोलने से पहले सिखों का इतिहास जानो। हम सिखों ने आपकी माताओं बहनों को बचाया, उनका आक्रमणकारियों से अपहरण कर लिया था उनका, और शर्म आनी चाहिए तुमको, थोड़ी कृतज्ञता तो दिखाओ। ये सीधे तौर पर जवाब दिया है हरभजन सिंह ने। और हरभजन सिंह के बयान के बाद कामरान अकमल ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। सिख समुदाय से कामरान अकमल ने माफी मांगी है। सिख समुदाय से मैं माफी मांगता हूं। कामरान अकमल अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं और सिख समुदाय से माफी मांगते हुए अकमल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दे। मुझे अपनी टिप्पणी पर गहरा खेद है हरभजन, और सिख समुदाय से मैं माफी मांगता हूं। मेरे शब्द शर्मनाक और अपमानजनक थे। मैं सिख समुदाय का सम्मान करता हूं और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री आज संभालेंगे कार्यभार। कल शाम हो चुका है विभागों का बंटवारा। मोदी सरकार की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं। 100 दिन का टारगेट पूरा करने में जुटेंगे मंत्री। तो मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद शपथ ग्रहण हो गया और विभागों का बंटवारा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की CCS टीम से परिचय कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वाली टीम में कोई बदलाव रवि नहीं किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी अमित शाह गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के हवाले है और एस जयशंकर पिछली बार की तरह इस बार भी विदेश मंत्री हैं। जबकि वित्त मंत्रालय के लिए पीएम ने एक बार फिर से निर्मला सीतारमण पर भरोसा जताया है। और अब बात पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई। जी हां, 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री। 18 जून को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहला दौरा है प्रधानमंत्री का। तो पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम कैसा रहेगा, आपको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। 18 जून को 1 दिवसीय दौरा है। किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। किसानों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती करेंगे प्रधानमंत्री। और अब बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी दौरे की। आज राहुल गांधी का यह अमेठी दौरा है। अमेठी में राहुल गांधी की
धन्यवाद सभा रखी गई है। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ इस दौरे में जारी हैं। दोपहर 3 बजे अमेठी के तिलोई में इस जनसभा को रखा गया है और आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली दोनों में प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली है। और आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का यह दौरा क्यों अहम है। जीत के बाद दोनों का यह पहला दौरा है। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है। अमेठी से केएल शर्मा भारी मतों से जीते हैं। केएल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया है। रायबरेली से सोनिया की जगह राहुल गांधी लड़े और उनको भी वहां से जीत मिली। वायनाड से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी रायबरेली से जीते हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2014 के बाद पहली बार 6 सीटें हासिल हुई हैं। चलिए और अब बात करते हैं जंगलों की आग पर काबू पाने के एजेंडे की। जी हां, एआई तकनीक करेगी जंगल की आग पर काबू। आग बुझाने के लिए एआई का किया जा रहा इस्तेमाल। एआई कैमरा डिटेक्ट करता है जंगलों में लगी आग। आग डिटेक्ट करते ही अलर्ट हो जाता है एआई सिस्टम। और देखिए, जंगलों को आग से बचाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली तकनीक और एआई टेक्नोलॉजी वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों का इसमें प्रयोग किया जाएगा और रवि 3 मिनट के अंदर आग की जो जानकारी है वो सीधा अलर्ट सिस्टम को मिल जाएगा और पूरी एजेंसी अलर्ट हो जाएगी। कैसे काम करते हैं एआई कैमरे, जरा ये भी आप देख लीजिए। एआई टेक्नोलॉजी कंट्रोल रूम बनेंगे। कैमरा 360 डिग्री घूमने में सक्षम है और कैमरों की रिमोट से कंट्रोलिंग होगी। धुआं, थर्म इंफ्रारेड मापने में सक्षम होगा। ऊंचाई वाली जगह पर कैमरे लगेंगे। जी बिल्कुल, और एआई टूल की मदद से आग की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने जारी किया है बंधकों के रेस्क्यू का वीडियो जारी कर बंधकों को छुड़ाने का दावा किया जा रहा है युद्ध के मैदान से। ये बहुत बड़ी खबर, गाजा के एक अपार्टमेंट से ये रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। 3 बंधकों को छुड़ाते हुए आईडीएफ की टीम, यानी इजराइल की वो आर्मी जो बहुत ज्यादा सशक्त मानी जाती है, उसने छुड़ाया और गाजा के नोसी रॉट में बंधकों को छुड़ाने का दावा किया गया है। और अब खबर अफ्रीकी देश मलावी से। जी हां, अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति सेलोस चेलेमा का विमान लापता हो गया है। विमान में उपराष्ट्रपति के अलावा कुल 9 लोग सवार। विमान की तलाश में मलावी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आइए आपको पूरी घटना के बारे में भी जानकारी देते हैं। राजधानी लिलोंग्वे से रवाना हुआ था विमान और जुजू में विमान को लैंड होना था, लेकिन वहां पहुंचा नहीं। पहाड़ी इलाके में जाने के बाद विमान से संपर्क टूट गया। विमान में उपराष्ट्रपति समेत 9 लोग सवार थे।